विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है, या फिर एक डेमोक्रेसी क्या विदाउट इलेक्शन के हो सकती है? इलेक्शन सिस्टम आखिर हमारे इंडिया का क्या है? लाखों इलेक्शंस जो कि आपके लोकल गवर्नमेंट के हो चुके हैं, कई हजारों इलेक्शन जो कि स्टेट के हो चुके हैं, 40 to 50% अगर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं वह करप्ट है या उनके खिलाफ किसी तरह के चार्जेस है, तब इन सबको हटाने के लिए जो बिल है वह लाया जा रहा है। आपने अपना राइट टू वोट यूज किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, वो पार्लियामेंट में जाके बैठा, हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। ये इनडायरेक्ट एक डेमोक्रेसी हो गई। और हमारे देश में हमें जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, और स्टेबल गवर्नमेंट के हिसाब से भी पीआर सिस्टम सूट नहीं करता, हमें सूट करता है। वेलकम टू प्रारंभ। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, दोनों की बात हम आज के सेशन में करने वाले हैं। सबसे पहली बात है, अच्छा ठीक है, मैं आपको टॉपिक्स बताऊं उसके पहले बता दूं, ये टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल से आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं, नोट्स हैं, आंसर्स हैं, आप मुझे टेलीग्राम चैनल @मंजू PWUPSC वाला, इस पे ज्वाइन करके आप मुझे अपने कंसर्न, अपने जो डाउट्स हैं वो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, टॉपिक्स जो कवर करेंगे, फर्स्ट इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, और इसमें हम 2 क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि क्या विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है, या फिर एक डेमोक्रेसी क्या विदाउट इलेक्शन के हो सकती है। दूसरी बात, क्या ऐसी जगह भी इलेक्शंस हो सकते हैं, ऐसी कंट्रीज में भी इलेक्शन क्या हो सकते हैं जहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को ना अपनाया जाए। इसके अलावा सेकेंड होगा कि इलेक्शन सिस्टम आखिर हमारे इंडिया का क्या है, हमने इलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स जो है वे फॉलो किए हुए है, एंड हमारे पास ऑप्शन में कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर 2 मेथड की हम बात करने वाले हैं, एक एफपीटीपी है, दूसरा आपका पीआर सिस्टम है। और इसमें इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है एफपीटीपी, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट एफपीटीपी सिस्टम, इस पर बात करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात करनी है, और लास्ट हम बात करेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली डेमोक्रेसी के। कहा भी जाता है कि एक डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है वह पार्टिसिपेशन में है, एंड पार्टिसिपेशन इलेक्शन के थ्रू ही होता है। तो विदाउट इलेक्शन डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर सकती। चलिए, इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं। इसके पहले कि मैं आपका जो चैप्टर है वह स्टार्ट करूं, कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूं। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में आप लाखों इलेक्शंस जो कि आपके लोकल गवर्नमेंट के हो चुके हैं, कई हजारों इलेक्शन जो कि स्टेट के हो चुके हैं, और अगर हम जनरल इलेक्शंस की बात करें, दैट मींस लोकसभा और विधानसभाओं के इलेक्शंस की बात करें, स्पेशली अगर मैं लोकसभा के इलेक्शंस की बात करूं तो अब तक 18 लोकसभा के इलेक्शंस हो चुके हैं। जब इंडिया ने फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को अपनाया कि जो भी एडल्ट है उनके पास राइट टू वोट है, और फर्स्ट टाइम 1951-52 में जब फर्स्ट टाइम इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे, तब ऐसे में अलग अलग जनरल्स ने कहा कि ये डेमोक्रेसी का बिगेस्ट गैम्बल है। और साथ ही नेहरू जी भी अपने लाइफ टाइम में ये जरूर देख लेंगे कि इंडिया की डेमोक्रेसी किस तरह फेल हुई है। तो इंडिया के इलेक्शन पर एक क्वेश्चन मार्क इलेक्शन होने के पहले ही उठा दिया गया था, और यह कहा गया था कि फर्स्ट इलेक्शन के समय इमेजिन कीजिए कि जब 18% लिटरेसी रेट हो, आज हमारी लिटरेसी रेट 75% है। आज इलेक्शंस कराना बहुत आसान है, लेकिन आप सोचिए 18% लिटरेसी रेट में, और जब हमारे पास इलेक्शन के ऑफिसर्स नहीं थे, इलेक्शन की प्रॉपर मेथड्स नहीं थे, किसी तरह का एक्सपीरियंस नहीं था, उस वक्त 3 बार चुनाव जो है पोस्टपोन होते होते 1952 में चुनाव होते हैं, और इसलिए हम इंडिया के इलेक्शन जो फर्स्ट इलेक्शन उसको 1952 ईयर काउंट करते हैं। उस वक्त आप देखेंगे कि तब 17 करोड़ वोटर्स थे, और आज 96 करोड़ वोटर्स है इस 150 करोड़ देशवासियों में। तो यहां पर आप देखिए कि आज इलेक्शंस कराना और पहले इलेक्शंस कराना, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर था। पहले जो इलेक्शंस किए जा रहे थे वह बैलेट के माध्यम से किए जा रहे थे, बैलेट पेपर था, बैलेट बॉक्स था, हर एक कैंडिडेट का अलग अलग कलर का बॉक्स हुआ करता था जिसमें खाली पर्चियां डाली जाती थी। बाद में इसमें कैंडिडेट के नेम और चिन्ह आने लगे, और आज ईवीएम से हम इलेक्शन के थ्रू हमारा जो राइट टू वोट है हम ईवीएम के थ्रू यूज करते हैं। बट आप देखेंगे कि इलेक्शन पर कुछ समय से क्वेश्चन मार्क उठ रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को लेकर भी हमारी कुछ बातें होंगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब हम बात करेंगे तो अभी हाल ही में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने, देखिए, एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि उसकी इलेक्शन प्रोसेस जो है वह ट्रांसपेरेंट हो, और ऐसे में
गवर्नमेंट ने अभी एक बिल जो है वे लेकर आई है, गवर्नमेंट जाने कैसे इस बिल को लेकर आ गए। कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ऐसे में गवर्नमेंट 130 कॉन्स्टिट्यूशन जो बिल है वो लेकर आती है। और इस बिल में ये कहा गया कि बेसिकली जो भी ऐसे जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, अगर ऐसे एमपी एमएलए या मिनिस्टर से इवन पीएम सीएम भी है, तब उनको रिमूव करने के लिए इसमें 1 मंथ का जो टाइम है वह दिया गया। तो जहां आप देखेंगे कि 40 to 50% अगर हमारे जो मिनिस्टर्स है वह करप्ट है या उनके खिलाफ किसी तरह के चार्जेस है, तब इन सबको हटाने के लिए जो बिल है वह लाया जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिएगा कि ये जो है बेसिकली वह किसके अंतर्गत आएगा, ये 130 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ये इलेक्शन रिफॉर्म का ही एक तरीका है। इसके अलावा जब हम आगे बात करते हैं और हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात करते हैं, आप देखेंगे कि जो प्रपोर्शन है वुमेन्स का लोकसभा में, एमपीज जो एमपीज हैं लोकसभा में, उसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन अगर आप देखेंगे कि 18th लोकसभा में 14%, केवल 14% वुमेन का पार्टिसिपेशन है। तो एक क्वेश्चन मार्क यहां आ जाता है, क्या इसमें रिफॉर्म नहीं होना चाहिए? और ये रिफॉर्म हालांकि गवर्नमेंट कर चुकी है और इसके लिए ला चुकी है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। और इस बिल में यह कहा गया कि लोकसभा एंड विधानसभा के जो इलेक्शंस है उसमें 1/3 रिजर्वेशन, 1/3 जो सीट्स है वो वुमेन्स के लिए दी जाएगी। इसके पहले आप देखेंगे लोकल गवर्नमेंट में तो सीट्स रिजर्व थी 1/3, लेकिन लोकसभा एंड विधानसभा में नहीं थी। तो ये सारी बातें भी हम इस सेशन में करने वाले हैं, तो ये आप करंट अफेयर के साथ भी इसको मर्ज कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। मैं स्टार्ट करूंगी आपको डेमोक्रेसी है ये सारी चीजें, उसके पहले मैं बताऊंगी कि अब तक कितने जनरल इलेक्शन हुए हैं और उनके पीछे की हिस्ट्री आखिर क्या रही। आप देखेंगे कि 1951, 1952, 1957 फर्स्ट लोकसभा का टाइम था, और फर्स्ट लोकसभा के जो इलेक्शंस थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में कंडक्ट कराए जाते हैं। उस वक्त के हमारे जो चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन थे। आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। आप देखिए कि इस वक्त की जो कंडीशन थी देश की फर्स्ट इलेक्शन के समय, वह बहुत खास अच्छी नहीं थी। पार्टीशन हाल ही में हुआ था और फ्रीडम स्ट्रगल के कारण जो कांग्रेस का रोल है वह बहुत ज्यादा था। जेएल नेहरू की अगर हम बात करें, आप सभी जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जो है वह हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और इस वक्त इंडिया को जरूरत थी कि एक स्टेबिलिटी जो है वह मिले, साथ में हाँ डेफिनेटली ग्रोइंग इकोनॉमी हो, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ हम आगे चले। सेकेंड लोकसभा 1957, 1962 तक चलती है, और इसमें भी अगर हम कांग्रेस की बात करें तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में बेसिकली कोई स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन जब नहीं होता है, कांग्रेस को ही बेनिफिट मिलता है। और यहां पर आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू जी की जो पॉपुलैरिटी है, ठीक है, और सोशलिस्ट जो विजन है ये हावी होता है। थर्ड लोकसभा की बात करेंगे 62 to 67, और यहां पर थर्ड टाइम जो गवर्नमेंट है वह कांग्रेस ने ही फॉर्म की, लेकिन आप देखेंगे कि इसमें एक इंटरनल जो एक डिसेंट था, एक मतभेद था, वो बना हुआ था। रीजनल पार्टी जो है वह अब नेशनल पॉपुलैरिटी गेन करने लगी थी। देखो फर्स्ट और सेकंड में अभी यहां तक ऑपोजिशन, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन स्पेशली हम कहें, एब्सेंस था। थर्ड जो लोकसभा है 1962, 1967, यहां से आप देखेंगे कि नेशनल पॉपुलैरिटी जो रीजनल पार्टीज है अब वह लेने लगी थी, और इस समय आप देखेंगे कि इंडिया जो है वह वॉर में था चाइना एंड पाकिस्तान, और साथ में नॉन अलाइनमेंट की जो नीति है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का इंपॉर्टेंट हिस्सा थी। आगे हम फोर्थ लोकसभा इलेक्शन की बात करेंगे 67 to 1970, और यहां पर आप देखेंगे कि इंडिया जो है यहाँ पर फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जो है वह पावर में आती है, और यहाँ पर इंडिया की जो इकोनॉमी है आप यहाँ पर ये भी देखेंगे किस तरीके से बढ़ती है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कांग्रेस की जो स्टेबिलिटी है ये यहाँ से एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और यहाँ से इमरजेंस होता है एक कॉलिशन गवर्नमेंट का, गठबंधन की सरकार का। मतलब किसी एक पार्टी को जब यहाँ पर पूर्ण बहुमत मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब ऐसे में गठबंधन की जो सरकार है ये अस्तित्व में आती है। आगे फिफ्थ लोकसभा की अगर हम बात करेंगे 1971 to 1977, आप सोचेंगे लोकसभा का टर्म तो 5 ईयर होता है, ये 7 ईयर कैसे हो गया? ये 7 ईयर कुछ ऐसे हो गया क्योंकि यहां पर क्या लग गया था,
इमरजेंसी, और उस इमरजेंसी के कारण यहाँ पर जो टर्म है लोकसभा का वह इंक्रीज कर दिया था। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। बांग्लादेश वॉर इस समय होती है, और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक कंसर्न आता है वो आता है ऑथोरिटेरियन, ठीक है, ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक का पार्टी के अंदर। और यहाँ पर इंदिरा गांधी जो है वह बहुत ज्यादा पावरफुल लेडी के रूप में सामने आती है, और साथ में एक डार्केस्ट पीरियड के रूप में जाना जाता है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी जो है वह डिक्लेयर की गई थी और सिविल लिबर्टीज को यहाँ पर कम किया गया था। आगे हम 6 लोकसभा की बात करेंगे 1977 टू 1980, और यहाँ पर आप देखेंगे कि बेसिकली इमरजेंसी के बाद जो वोटर्स है, ठीक है, कांग्रेस यहाँ पर आप देखेंगे कि जनता पार्टी की जो सरकार है इसमें बनेगी। मोरारजी देसाई जो है वह पीएम बनते हैं, लेकिन एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है वो जनता पार्टी में भी था, और उसके कारण एक स्टेबल जो गवर्नमेंट है वह नहीं बन पाती, और इसके बाद से और मिड टर्म में ही फिर से लोकसभा के जो इलेक्शन है वह करा दिए जाते हैं 1977 टू 1986 तो लोकसभा, ठीक है। यहाँ पर तो अब देखो 3 ईयर ही है। अब आगे देखो, फिर से आप देखेंगे कि 7th लोकसभा जो कि 80 से 84 रहती है, इंदिरा गांधी फिर से पावर में आती है, और यहाँ पर जो जनता पार्टी का एक एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो जाता है। इंदिरा गांधी फिर से एक पार्टी में फिर से गवर्नमेंट में आती है। नए चैलेंजेस आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर अनरेस्ट, इंक्रीजिंग मिलिटेंसी एंड स्पेशली पंजाब, ठीक है। 8th लोकसभा की बात करेंगे 1984 टू 1989। 8th लोकसभा में राजीव गांधी जो है, ठीक है, राजीव गांधी की गवर्नमेंट बनती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कम्युनल डिसहार्मनी, एंटी सिख राइट्स, है ना, ये सारी चीजें इस वक्त चल रही थी। आगे 9th लोकसभा की बात करेंगे जो कि 1989 टू 1991 बनती है, 1991 तक बनती है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, और इस तरीके से 10th लोकसभा 91 से 96 एंड 91 से 96 की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एक प्रोविजन था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया हुआ था। 11th लोकसभा 96 टू 98 कास्ट बेस्ड रीजनल पॉलिटिक्स पावर में आती है, ठीक है। न्यू डिसग्रेस जो कांग्रेस है वो गवर्नमेंट किस तरीके से बनाती है, करप्शन, स्कैंडल्स, कोलिशन इंस्टेबिलिटी, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ हो रही थी। 12th लोकसभा की बात करेंगे तो 1998 टू 1999, है ना। आगे हम देखेंगे सबसे ज्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन यहाँ पर थी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में, आप देखेंगे, ठीक है। 13th लोकसभा 1999 टू 2004, और इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, कारगिल वॉर का टाइम था, 2001 का पार्लियामेंट ब्रीच हो, 2002 का गुजरात रॉयट्स हो, ये सारी चीजें इस समय हो रही हैं। 14th लोकसभा के टाइम की बात करें 2004 टू 2009, मनमोहन सिंह लेड गवर्नमेंट थी, ठीक है। आगे 15th लोकसभा 2009 टू 2004, अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि राइट टू एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है। यूपीए जो कांग्रेस लेड यूपीए है यही यहाँ पर पावर में है। 16th लोकसभा की बात करेंगे, और यहाँ पर 2014 से 14 की बात करेंगे। 2014 से क्या होता है कि बहुत लंबे समय के बाद अब एक पार्टी को मेजोरिटी मिलती है, और वो है बीजेपी, और यहाँ पे 14 में जो मोदी जी है वो पीएम बनते हैं, ठीक है। तो मोदी लहर की बात हो गई। देन 17th लोकसभा 2019 टू 24, ठीक है, नरेंद्र मोदी बीजेपी गवर्नमेंट, और यहाँ पर 18th लोकसभा जो है मोदी गवर्नमेंट मोदी कैबिनेट 3.0 फिर से बन जाती है, और 18th लोकसभा भी चल रही है। 2024 में इसके जो इलेक्शन है वह हुए। क्लियर, चलिए, तो ये एक मैंने आपको जनरल इलेक्शंस की एक हिस्ट्री बताई, आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इलेक्शंस की। जैसे कि मैंने आपको बताया इलेक्शंस आखिर है क्या, आप इलेक्शन से क्या समझते हैं, आपने किसी को इलेक्ट किया, इससे आप क्या समझते हैं। अगर हम एक डेमोक्रेसी की बात करें बच्चों, तो डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है पार्टिसिपेशन। एंड पार्टिसिपेशन आप कैसे करेंगे, इलेक्शन ही वह मीडियम है जिसके थ्रू आप पार्टिसिपेट करते हो। इलेक्शन के थ्रू ही तो आपने अपना राइट टू वोट यूज किया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, वो पार्लियामेंट में जाके बैठा, हमारे लिए पॉलिसी मेकिंग कर रहा है। ये इनडायरेक्ट एक डेमोक्रेसी हो गई। हमने अपने राइट टू वोट का यूज किया ना, जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त राइट टू वोट की जो एज है वो 21 थी, बाद में इस एज को रिड्यूस किया गया। अब अगर आप 18 ईयर के हैं तो चाहे आप शादी कीजिए या आप देश की वोट में देश की सरकार बनाने में पार्टिसिपेट कीजिए, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। 18 अगर आपकी है एज, देन आपके पास वोटर आईडी अब मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन की बात हम करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करूं, इसके पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछती हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है,
कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? दो क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछते हैं. कैन वी होल्ड डेमोक्रेसी, और हमें इनके सजेशंस आंसर फाउंड करने हैं. कैन बी होल्ड डेमोक्रेसी विदाउट कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शन? विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस. क्या ऐसा पॉसिबल है? ये ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमें आंसर करना है, उसके बाद ही हम आगे समझेंगे चीजों को. क्या ऐसा हो सकता है कि डेमोक्रेसी हो और इलेक्शंस जो है वह ना हो? इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या होना चाहिए? डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन क्या सरवाइव कर सकती है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल, या ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों ने चुनी हो, लोगों की सरकार हो, ऐसी गवर्नमेंट जो कि बाय पीपल हो. ठीक है. सो डेमोक्रेसी में अगर रूल ऑफ द पीपल है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या कर रहे हो? पार्टिसिपेशन कर रहे हो. विदाउट पार्टिसिपेशन तो डेमोक्रेसी हो ही नहीं सकती. आप पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं, और इसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए एक मीडियम के रूप में इलेक्शन है. सो फर्स्ट का आंसर आपको क्या मिल जाता है? फर्स्ट का आंसर हमें मिल जाता है कि इलेक्शंस हैव टुडे बिकम दिस द मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी. तो इलेक्शन जो है वह क्या है? मोस्ट विजिबल सिंबल है डेमोक्रेसी का. मोस्ट विजिबल सिंबल ऑफ द डेमोक्रेसी. विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी सरवाइव नहीं कर सकती. जब चुनाव होते हैं हम कहते हैं लोकतंत्र का त्योहार है, लोकतंत्र का महापर्व है ना? तो बेसिकली इसकी स्पिरिट है. इलेक्शन क्या है? स्पिरिट है डेमोक्रेसी का. तो इलेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है. इलेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन को चुनना, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंट है. और इसलिए हम क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या है कि विदाउट इलेक्शंस डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया. सेकंड है, कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी? सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखो. कैन वी होल्ड इलेक्शन विदाउट डेमोक्रेसी? ई और डी का मतलब समझ गए? इसका सीधा सा आंसर है, देखो कई ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, अनडेमोक्रेटिक कंट्री है जो कि इलेक्शंस करा सकते हैं. तो इलेक्शन है, ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन तो हम राजा का भी कर सकते हैं बट वो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती. तो इलेक्शन है लेकिन डेमोक्रेसी हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं. क्लियर? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक होते हैं. इलेक्शन का तरीका डेमोक्रेटिक नहीं होता है. क्लियर? सेकंड का आंसर मिल गया दैट नॉट ऑल इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक. अ लार्ज नंबर ऑफ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो होल्ड इलेक्शंस. क्लियर? ओके, नेक्स्ट चलेंगे और एक और पॉइंट मैं आप सभी को बताती हूं. देखो, एक बात बताओ, जो भी गवर्नमेंट है, जैसे कि आज हम देख ले कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट है, तो क्या हम गवर्नमेंट पर ये छोड़ सकते हैं कि वो इलेक्शन के रूल्स बनाए? इलेक्शन के रूल्स की अगर हम बात करें, क्या इलेक्शन के रूल्स बनाने का काम हम गवर्नमेंट पर छोड़ सकते हैं? आप खुद सोचिए, अगर हम ऐसा करेंगे तो जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो यही सोचेगी कि उसको कैसे बेनिफिट हो, वो वही रूल्स बनाएगी. है ऐसा या फिर नहीं है? तो यहां पर हमने क्या किया है बच्चे कि इलेक्शन के रूल्स जो है वह किसी गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट ना हो,
इसलिए हमने इलेक्शन के रूल्स को रिटन डाउन किया किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के संविधान में हमने इलेक्शन के जो बेसिक रूल्स है वो हमने नोट डाउन कर लिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री लेड आउट सम बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस। बेसिक रूल्स अबाउट इलेक्शंस, कुछ बेसिक रूल्स जो है वो हमने लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या मेन रूल्स हमने बना लिए जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिए, नोट डाउन कर लिए। फर्स्ट, हु इज एलिजिबल टू वोट, कौन वोट दे सकता है, कौन वोट के लिए एलिजिबल हो गया, योग्य हो गया। हु इज एलिजिबल टू वोट, हु इज एलिजिबल टू कंटेस्ट, चुनाव कौन लड़ सकता है, चुनाव कौन लड़ सकता है ना। हु इज टू सुपरवाइज इलेक्शन, इलेक्शंस जो होंगे उसे सुपरवाइज कौन करेगा, देखरेख निगरानी कौन करेगा। एंड हाउ डू द वोटर चूज द रिप्रेजेंटेटिव, हाउ डू द चूज द रिप्रेजेंटेटिव, किस तरीके से चूज करेंगे, क्या उसकी मेथड होगी, क्या मेथड होगी, है ना। काउंट कैसे होगा, इलेक्टेड कैसे होगा, वोट जो है वह काउंटेड कैसे होंगे, इलेक्टेड पर्सन जो है वह कैसे होंगे। इन सारे बेसिक रूल्स को हमने क्या किया, किसी गवर्नमेंट पे ना छोड़ते हुए हमने सारी चीजों को कॉन्स्टिट्यूशन में लिख लिया, है ना। सारी चीजों को हमने क्या किया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आल्सो आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया the Constitution of India answer all these questions. Clear? हमने सारी चीजों को क्या किया, नोट डाउन कर लिया। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर हमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दे देता है। क्लियर है इतना फर्स्ट कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बेसिक आइडियाज को लिख लिया। तो अब तक हमने बात की कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, आंसर होगा नो। कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट डेमोक्रेसी, आंसर होगा यस, है ना। गवर्नमेंट पर इलेक्शन के रूल्स हमने छोड़े नहीं क्योंकि गवर्नमेंट केवल अपने फेवर में ही बनाती। सो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक रूल्स जो है वह लिख लिए। फॉर एग्जाम्पल कौन वोट दे सकता है, कौन इलेक्शन जो है वह कंटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सुपरविजन जो है वह इलेक्शन का कौन करेगा, वोटर जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चूज करेंगे, और काउंट एंड इलेक्टेड चीजें कैसे होंगी। सो ऑल दीज क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। जैसे कि आगे मैं आपको एक आर्टिकल जो है वह पढ़ाने वाली हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 है ना। आर्टिकल 324 की बात आगे हम करेंगे जिसमें कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वह दी गई है कि आर्टिकल 324 क्लॉज 1 जो है वह क्या करता है, एक इलेक्शन कमीशन की बात करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हम करेंगे जो आगे आपके जो रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनना है, क्या मेथड्स है, वो सारा सिस्टम एक बना के देता है। काउंटिंग सुपरविजन सारे काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, ठीक है। क्लियर है, ये क्लियर है, आगे चले। ओके, सो नेक्स्ट बात करेंगे अब तो इलेक्शंस की हमें नीड क्यों है, आप समझ गए। इलेक्शंस की नीड हमें इसलिए है क्योंकि हमने एक मेथड को अपनाया है डेमोक्रेसी की जिसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड इस इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में
डायरेक्ट जो हम है वह संसद में नहीं बैठते, रूल्स नहीं बनाते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर लेते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे पार्लियामेंट भेजते हैं। और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि हम बात करें एमपीज की, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, एमएलएस की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधायक चाचा की, तो ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो आगे स्टेट असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठे हैं और हमारे लिए क्या कर रहे हैं, रूल्स मेकिंग कर रहे हैं, रूल्स मेकिंग कर रहे हैं। तो ये जो इनडायरेक्ट तरीका है, इस इनडायरेक्ट तरीके के लिए हमें जरूरत है इलेक्शंस की, क्योंकि इलेक्शन ही वह मीडियम है, समझे इस बात को, इलेक्शन ही वह मीडियम है जिससे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो वोटर्स है, यहां पर समझिए इस बात को कि यहां पर जो वोटर्स है वो डायरेक्ट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अगर डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते तो ये जाके पार्लियामेंट में बैठते, लॉ बनाते, बट डायरेक्ट नहीं करते ना, इनडायरेक्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं। तो यहां पर हमने जिस मेथड को अपनाया, हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कह देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र। ठीक है, क्लियर है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भी हम इसको कह देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यहां पर मैं केवल आपको दो बातें बताऊंगी। देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा जो पूरा सिस्टम है, पहले तो मैं टाइप ऑफ इलेक्शंस की आपको बात बता दूं कि दो तरह के इलेक्शंस होते हैं। एक है आपका जनरल इलेक्शन, जिसकी बात मैं आपसे पहले कर चुकी हूं, और दूसरा है आपका बाय इलेक्शन। जो जनरल इलेक्शन है फ्रेंड्स, ये क्या है? लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस जो हर 5 साल में होते हैं, जो हर 5 साल में होते हैं, इन इलेक्शंस को हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं। पर एक बात बताओ, जो इलेक्शन जीता वो अमर तो हो नहीं गया कि अगर बन गया तो 5 साल रहेगा। बीच में पोस्ट उसकी वैकेंट हो सकती है ड्यू टू सब रीजन, चाहे रीजन रेजिग्नेशन हो, रीजन डेथ हो। तो यहां पर बाय इलेक्शन होता है वैकेंट पोस्ट के लिए। वैकेंट पोस्ट के लिए मान लीजिए 1 या 2 सीट है, 1 या 2 सीट के इलेक्शंस है, कहीं कहीं उपचुनाव होते हैं ना, जिसे हम उपचुनाव कहते हैं हिंदी में, उपचुनाव यही है बाय इलेक्शंस। ठीक है, और इसको हम कहते हैं आम चुनाव। आप समाचार में सुनते होंगे, आपको ये हिंदी शब्द भी याद रहने चाहिए। आम चुनाव जो हर 5 वर्ष में लोकसभा विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, ये आपके हो गए। और वैकेंट पोस्ट के लिए आपके बाय इलेक्शंस होंगे, 1 पोस्ट या 2 पोस्ट के लिए, जो जहां पे भी अगर सीट वैकेंट हो गई तो उस सीट को फिल करने के लिए बाय इलेक्शंस जो है वह हो जाते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? अब चलिए आगे चलते हैं और मैं आपको एक सिस्टम बताने वाली हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको एक सिस्टम बताने वाली हूँ, और ये सिस्टम है, 2 सिस्टम मैं आपको बताऊंगी। हमने 2 मेथड्स अपनाई हुई हैं, हमने 2 मेथड्स अपनाई हुई हैं। एक है एफपीटीपी, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, और एक है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, है ना। तो इन दोनों सिस्टम में काम किस तरीके से होगा वो मैं आपको बताती हूँ। एक फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और दूसरा है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये 2 सिस्टम मैं आपको समझाऊं उसके पहले एक छोटी सी प्रोसेस समझो कि आखिर जब इंडिया का इलेक्शन है होता है तो वह शुरू कहां से होगा और खत्म कहां से होगा। सो व्हाट इज अ सिस्टम ऑफ इलेक्शन? सबसे पहले, जैसे कि अगर मैं लोकसभा की बात करूं, समझो इस बात को, तो पूरे देश में अगर आपको लोकसभा के चुनाव कराने हैं तो आपने क्या किया, पूरे देश को डिवाइड कर लिया इलेक्शन के पर्पस से, और इस एक पार्ट को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह दिया, या हमने इसको कह दिया हिंदी में चुनाव क्षेत्र। कॉन्स्टिट्यूएंसीज कह दिया, चुनाव क्षेत्र कह दिया। ठीक है, आप सभी जानते हैं बिगेस्ट अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें लद्दाख है एरिया वाइज, और दिल्ली का जो चांदनी चौक है वह स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है चुनाव क्षेत्र। आप देखेंगे कि यहां से 1 पर्सन जो है, खड़े कई होते हैं बट यहां से 1 पर्सन जो है, एक कैंडिडेट जो है वो यहां से इलेक्ट होता है। खड़े कई लोग होंगे बट यहां से इलेक्ट तो एक कैंडिडेट ही होगा ना।
एक कैंडिडेट ही तो इलेक्ट होगा, है ना। तो देखो लोकसभा में आप देखिए 543 सीट्स होती है, जनरली भाषा में हम इनको सीट बोल देते हैं, बट अगर आगे आपको इलेक्शन की लैंग्वेज में बोलना हो तो आप इसको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहेंगे, चुनावी क्षेत्र कहेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया कि चुनाव आखिर आपको किस एरिया में कैसे कराने हैं, कैसे लोगों को वहां से कैंडिडेट को इलेक्ट करना है, आपने सबसे पहले उस चीज को चूज करा। देन आगे आपने क्या किया, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दिया। रिजर्व दैट मींस जैसे आगे मैं ये आपका डिटेल से है एक टॉपिक, इसी लेसन में आपको बताती हूँ। जैसे कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हमने रिजर्व कर दी फॉर SC/ST, ये हमने रिजर्व कर दी फॉर SC/ST। ठीक है, तो सेकंड ये हो जाता है, फर्स्ट आपका इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेकंड में कुछ को रिजर्व कर दिया फॉर पर्टिकुलर कम्युनिटी। आगे थर्ड में हमने कौन वोटर्स होगा, हमने कहा कि 18+ जो होगा ये वोटर होगा, लिस्ट बना दी। फिर आखिर कैंडिडेट जो है वह कौन होगा, आप वोट किसको करेंगे, वोटर लिस्ट तो बन गई, वोट किसे करोगे, तो एक कैंडिडेट कौन होगा, इसके लिए नॉमिनेशन होगा। इसके बाद जो कैंडिडेट होगा वो कहेगा गरीबी हटाओ, कोई कहेगा गरीबों को हटाओ, और कोई कहेगा समाज बचाओ, कोई कहेगा इंदिरा से बचाओ। इस तरह के आपके इलेक्शन कैंपेन होंगे, है ना, इलेक्शन कैंपेन होंगे और सब अपने अपने नारे कहेंगे। उसके बाद होगी पोलिंग और काउंटिंग। काउंटिंग के बाद जो जीता वो सिकंदर। अब वही हमें एक मेथड पढ़नी है कि आखिर हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन जीत गया। समझ गए इतनी तक की कहानी। 6 स्टेप्स है, इनको हमने फॉलो किया। अब लेकिन जो जीता वो कैसे जीता, एक एग्जाम्पल देखो। पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत। ये क्या लिखा है, ये लोकसभा इलेक्शन, ये जो हेडिंग आप देख रहे हैं ये लोकसभा इलेक्शन के 1984 के डेटा है। और 1984 में आप देखिए कि कांग्रेस को 3/4 बहुमत की बात की गई है ना। तो यहां पर बच्चे आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस को जो सीट मिली थी वो थी 415, कांग्रेस को सीट मिली थी 415 आउट ऑफ 543। 543 में से 415 जो सीट है वह कांग्रेस ने जीत ली थी। लेकिन देखो इसमें कमाल की बात यह है कि बच्चे जो सीट इसको मिली थी, ये जो सीट है ना 415 543 में से, ये 80% सीट्स है। और अगर हम वोट्स की बात करें तो जो वोट इसे मिले थे, अगर हम वोट परसेंटेज की बात करें तो वोट परसेंट 48% थे। अब वोट परसेंटेज अगर 48 था तो एक बात बताओ, अगर आपको आधी जनता ने आपको चुना है तो आपको 80% सीट्स जो है वह कैसे मिल गई। आ रहा समझ में, आखिर कांग्रेस ऐसे कैसे जीत गई, क्या सिस्टम है ये। सो ये सिस्टम कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ये जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में कहेंगे सर्वाधिक मतों से विजय प्रणाली। सर्वाधिक मतों से विजय प्रणाली मतलब जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए, डजंट मैटर कि कितने परसेंटेज वोट मिले, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वो यहां पर जीत गया, है ना। सो दिस हैपेंड बिकॉज इन आवर कंट्री वी फॉलो FPTP, वी फॉलो स्पेशल मेथड जो कि FPTP कहलाती है। और इसमें हमने जाना कि हम इस मेथड में क्या करते हैं, हमने इस मेथड में पूरे देश को जो है वह डिवाइड किया हुआ है 543 सीट्स में से। 543 सीट में हमने डिवाइड किया, मतलब ये हमारे चुनाव क्षेत्र हो गए। समझ गए ना इस बात को जो अभी आपको मैंने बताया। तो 543 सीट जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, हम इसको चुनाव क्षेत्र कहेंगे, है ना। और ईच वन रिप्रेजेंटेटिव, यहां से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, यहां से एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हमारा इलेक्ट होता है। याद रखना कि एक के मतलब खड़े तो 4-5 होते हैं और भी ज्यादा खड़े हो सकते हैं,
कैंडिडेट्स ज्यादा हो सकते हैं, पर जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा वो 543 ही इलेक्ट होंगे, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक जो है वो इलेक्ट होगा। समझ गए इस बात को, समझ गए इस बात को। बट यहां पे बच्चे इलेक्ट कौन होगा, यहां पे इलेक्ट कौन होगा, ये बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। ये हमने कैसे डिसाइड किया, इलेक्टेड जो पर्सन है, या जिसे हम कह रहे हैं कि ये विनर है, ये विनर कैसे हो गया, इसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है एफपीटीपी का। तो एफपीटीपी कहता है हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट, हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट। परसेंटेज ऑफ वोट की बात नहीं कर रहे, किसी को एक वोट भी ज्यादा मिल गया वो सिलेक्ट हो गया, तो जिसे ज्यादा वोट मिले, हाईएस्ट वोट मिल गए, जो जीता वही सिकंदर। सो विनिंग कैंडिडेट नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट, विनिंग कैंडिडेट, यही आपका एफपीटीपी सिस्टम है। एफपीटीपी सिस्टम क्या कहता है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वही जीत गया। नीड नॉट सिक्योर अ, नीड नॉट सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ द वोट, मेजोरिटी ऑफ द वोट, वोट की आपको जरूरत ही नहीं होती बच्चे, है ना। जो विनिंग है उसको बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती कि मेजोरिटी ऑफ द वोट मिले, केवल हाईएस्ट वोट उसको मिल जाए तो वही जीत गया। और इसी सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यही सिस्टम आपका एफपीटीपी सिस्टम है। क्लियर है, एफपीटीपी सिस्टम क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल गए वही जीत गया। इसमें हमें ये मैटर ही नहीं करता कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट हुआ है उस पर्सन को कितने परसेंट लोगों ने इलेक्ट किया। तो यहां पर हमने देखा कि 80% सीट्स मिल गई, 48% वोट मिले। तो हमें वोट से थोड़ी ना उन्हें कि वोट परसेंटेज जितना है हम उतने परसेंटेज उसको सीट देंगे, ऐसी बिल्कुल भी नीड नहीं होती। समझे इस बात को, ये क्लियर है आपको, एफपीटीपी क्लियर है। आगे चलते हैं। एक और सिस्टम है, पहले एक और सिस्टम बता दूं और उसके बाद ये आपका एफपीटीपी हो गया। दूसरा सिस्टम मैं आपको बता देती हूं, है ना, फिर हम इसमें थोड़ा सा एक कंपैरिजन करेंगे, जिसे कि हम कहेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सेकंड जो आपका सिस्टम है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब क्या है, पीआर सिस्टम। एक एफपीटीपी हो गया जिसमें सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो जीत जाएगा, और दूसरा है पीआर सिस्टम। अब देखो, मैं यहां पर अगर आपको एग्जांपल दूं बच्चों, तो आप देखेंगे कि इजराइल में ना एक मेथड यूज की जाती है, और इस मेथड में पहले क्या किया जाता है कि जो वोटर्स है, ठीक है, वोटर्स का देखा जाता है परसेंटेज, वोटर्स का परसेंटेज देखा जाता है, ठीक है। अब जितना वोटर है, जिस परसेंट में जिस पार्टी को वोट देता है, उस पार्टी को उतने ही परसेंट ऑफ सीट्स मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 1, 2, 3 एंड 4 पार्टी खड़ी थी, ए, बी, सी एंड डी। ए पार्टी को मिलता है 20%, बी पार्टी को मिलता है 30%, सी को मिलता है 25%, डी को भी मिलता है 25%। तो जिस परसेंट में इन्हें सीट, जिस परसेंट में इन्हें वोट मिले हैं, इसी परसेंट में इन्हें सीट मिलेगी। 100 से देख लो, सेम वही वही आएगा, है ना। 20% मिला तो 20 सीट मिली, 30% मिला 30 सीट मिली, 25 है तो 25, 25 है तो 25, ठीक है। तो यहां पर जिस परसेंट में आपको सीट मिलेगी उसी प्रपोर्शन, जिस परसेंट में आपको वोट मिलेगी उसी प्रपोर्शन में आपको सीट मिलेगी। तो यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। कि अगर हम यहां पर इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल में एक बार क्या होगा बच्चे कि वो जो वोट है उसको काउंट किया जाएगा, और वोट काउंट के बाद ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट।
शेयर ऑफ सीट, और ये जो शेयर ऑफ सीट है, ये जो शेयर ऑफ सीट है ना, ईच पार्टी इज अलॉटेड द शेयर ऑफ सीट इन द पार्लियामेंट इन प्रपोर्शन टू इट्स शेयर ऑफ वोट। तो यहां पर ये जो अलॉट हो रहा है शेयर ऑफ सीट, ठीक है, ये किसके प्रपोर्शन में हो रहा है? प्रपोर्शन क्या होगा? शेयर ऑफ वोट। समझ गए इस बात को? इस सिस्टम में हमने बात की थी कि विनिंग कैंडिडेट नीड नो सिक्योर अ मेजोरिटी ऑफ वोट, जिसे हाईएस्ट वोट मिले वो जीत गया, है ना। बट इसमें हमने क्या किया है कि अगर 4 लोग खड़े हैं, जिस परसेंट में वोट्स मिलेंगे उसी परसेंट में उन्हें सीट अलॉटेड होगी। सो पीआर सिस्टम में यही एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें सिस्टम में क्या होगा? इन दिस सिस्टम अ पार्टी गेट द सेम प्रपोर्शन, पार्टी को किस प्रपोर्शन में यहां पर सीट्स मिल रही है, जिस प्रपोर्शन में उसके पास वोट हो गए। सो इस पीआर सिस्टम में पार्टी गेट द सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट, सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट एज इट्स प्रपोर्शन ऑफ वोट। समझ गए इस बात को? तो ये आपका पीआर सिस्टम है। सो सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट और सेम प्रपोर्शन ऑफ वोट जो है, सेम प्रपोर्शन ऑफ वोट में सेम प्रपोर्शन ऑफ सीट आपको मिलेगी। अगर हम इंडिया की बात करें बच्चे, तो हमने इस प्रपोर्शनेट जो पीआर सिस्टम है, जिसपे कि जितने परसेंटेज सीट उतने जितने परसेंटेज वोट उतने परसेंटेज सीट, या जो भी आपको मेजोरिटी हासिल करनी है, ये सिस्टम, इस सिस्टम में कई मेथड्स होती है। पीआर सिस्टम में भी कई मेथड्स होती है। हमने एक इसकी डिफिकल्ट मेथड को अपनाया हुआ है, लेकिन केवल हमारे यहाँ 4 इलेक्शंस में इस मेथड का यूज होता है। पीआर सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंडिया में 4 ऐसे इलेक्शंस है जिसपे हमने पीआर सिस्टम का यूज किया है, और ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है, कि हमने कहां पर इस सिस्टम का यूज किया है। मैं आपको वो 4 बातें बता देती हूं, ठीक है। इंडिया ने कहां आखिर जो इनडायरेक्ट सिस्टम का इसका यूज किया है। इन इंडिया वी हैव अडॉप्ट पीआर सिस्टम ऑन अ लिमिटेड स्केल। बहुत लिमिटेड स्केल पर, और स्पेशली जो इनडायरेक्ट इलेक्शंस है, ऐसे इलेक्शंस जो कि इनडायरेक्ट होते हैं, हमने उसके लिए यूज किया है। हमारे पास है 4 ऐसे अधिकारी, है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंट है, फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड है वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड है आपका राज्यसभा, राज्यसभा के इलेक्शंस में, एंड 4 है आपका विधान सभा, नहीं विधान परिषद, है ना, जो उच्च सदन है राज्यों का, विधान परिषद। दोनों ही अपर हाउस, स्टेट का और सेंट्रल का, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने जो पीआर सिस्टम अडॉप्ट किया हुआ है, ये पीआर सिस्टम हमने यहाँ पर केवल इनडायरेक्ट इलेक्शंस में केवल 4 पोस्ट के लिए अडॉप्ट किया है, और यहाँ पर ये 4 पोस्ट हमारे लिए क्या क्या है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड विधान परिषद, ठीक है। वैसे तो कई क्वेश्चन आए हैं, बट फिर भी मैं यहाँ कुछ स्टार लगा देती हूँ, आपको याद रहेगा। तो एफपीटीपी और पीआर सिस्टम को जानने के बाद एक इन दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन जो है वह है क्या, ठीक है। देखो, फर्स्ट अगर हम एफपीटीपी की बात करें तो एफपीटीपी सिस्टम में सबसे पहले पूरी जो कंट्री है ना, उसको कुछ कुछ छोटे यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि हम चुनाव क्षेत्र कहते हैं, जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कंट्री को डिवाइड किया है कुछ स्मॉल ज्योग्राफिकल एरियाज में, जिन्हें हमने कॉन्स्टिट्यूएंसीज कहा था, याद है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है, कैंडिडेट्स कई हो सकते हैं, इलेक्ट केवल एक होगा, है ना। और यहाँ पर जो वोटर्स है, हमें पता होता है कि हम इस कैंडिडेट को वोट कर रहे हैं, हम ईवीएम में वही बटन जो है वह प्रेस करते हैं, हमें सामने से हमारी जो चॉइस है वह क्लियर दिखाई देती है। अ पार्टी में गेट मोर सीट्स देन वोट इन लेजिस्लेचर, जैसे कि हम 1980 की कांग्रेस के पास 48%
वोट थे, लेकिन उसके बाद भी 80% सीट्स मिल गई। तो यहाँ पर पार्टी को जो है जितने वोट उसे मिलते हैं उससे ज्यादा उसे सीट मिल जाती है, क्योंकि ये सिस्टम एफपीटीपी है ना। एंड इसके अलावा कैंडिडेट हु विन द इलेक्शन मे नॉट गेट मेजोरिटी, तो कोई मेजोरिटी की जरूरत नहीं होती, केवल हाईएस्ट आपको मिल जाए वही बहुत है। यूके एंड इंडिया में इसको फॉलो किया जाता है, ब्रिटेन एंड इंडिया में एफपीटीपी को फॉलो किया जाता है। नाउ सेकंड वन इज पीआर सिस्टम। अब देखो पीआर सिस्टम की अगर हम बात करें कि इंटायर कंट्री को एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है और इसमें एक जगह से एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, ठीक है। और यहां पर जो आप वोट कर रहे हैं ना, वो वोट आप कैंडिडेट को नहीं कर रहे हैं, आप पार्टी को वोट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप पार्टी को वोट कर देंगे तभी उसी परसेंटेज में उसके जो कैंडिडेट है उसको सीट्स मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर जो पार्टी है उसको सीट्स मिलेगी उसके परसेंटेज ऑफ वोट के प्रपोर्शन में, और जो कैंडिडेट विन होगा उसे मेजोरिटी चाहिए होगी, जैसे कि इजराइल और नीदरलैंड यहाँ का एग्जाम्पल है। इजराइल एग्जाम्पल है एंड नीदरलैंड्स की बात करें तो ये यहाँ का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो एफपीटीपी और पीआर सिस्टम में यही एक कंपैरिजन है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे, व्हाई डिड इंडिया अडॉप्ट द एफपीटीपी? आखिर हमने एफपीटीपी को अडॉप्ट क्यों किया? देखो पीआर सिस्टम जो है वह थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा क्या ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर हम बात करें कि जब फर्स्ट इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, फर्स्ट जनरल इलेक्शंस, तब 18% लिटरेसी रेट थी, और इस 18% आज 75% लिटरेसी रेट है। आज आप फिर भी अगर कहो कि हम पीआर सिस्टम को अपनाएंगे चल जाएगा, क्योंकि अब लोग लिटरेट है, लेकिन उसमें भी आप देखेंगे कि अगर वोटर्स की हम बात करें, ज्यादातर वोटर आज भी ऐसा है जो कि रूरल बैकग्राउंड का है या फिर बहुत ज्यादा तो एजुकेटेड नहीं है। सो यहाँ पर क्या है कि 18% लिटरेसी में आप ये एज्यूम नहीं कर सकते हो कि आप पीआर सिस्टम जैसे डिफिकल्ट उसको अपनाओगे, ठीक है, जब भी आपके पास क्लियर चॉइस ना हो। तो आप देखेंगे कि जो पीआर सिस्टम है, आप केवल पीआर लिखोगे आप समझ जाना, ये एक डिफिकल्ट सिस्टम है, एक डिफिकल्ट सिस्टम है जो आपको भी समझने में दिक्कत होती है। बट जब हम एफपीटीपी की बात करेंगे तो ये बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि आपने क्या किया, इसमें हाईएस्ट वोट दे दो, एक भी ज्यादा है काउंट होंगे, हाईएस्ट वोट मिल जाएंगे और वही विजेता हो जाएगा। विनर के लिए हाईएस्ट वोट काफी है, मेजोरिटी ऑफ वोट इन सब की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसकी जो सिंपलिसिटी है ना बच्चों, इसके लिए जरूरी है। So FPTP system is extremely simple to understand even for common voter who may have no special knowledge about politics and elections। तो जिसके पास कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स का, इलेक्शन का, उसके लिए भी इसे बहुत आसान है समझना। और यही रीजन है इसकी पॉपुलैरिटी का, एंड यही रीजन है कि हमने इंडिया ने जो एफपीटीपी सिस्टम है उसको पीआर सिस्टम के ऊपर अडॉप्ट करा। नेक्स्ट देखो, एक बात और मैंने आपको बताई कि एफपीटीपी में पहले आप बैलेट बॉक्स होता था, जैसे पिंक कलर का बॉक्स हैदराबाद के लिए, असम के लिए अलग से रखा हुआ है फॉर एग्जांपल। पहले बच्चे अलग अलग कलर के बॉक्स होते थे, अलग अलग कलर की आपके पास बैलेट्स होते थे, पर्चियां होती थी, ये पर्चियां खाली होती थी। आपने इस बैलेट पेपर का क्या किया, उस बॉक्स में डाल दी। तो एफपीटीपी का आज यही काम ईवीएम से होने लग गया कि आपने बटन प्रेस कर दिया। अब तो खैर काफी बदल गई चीजें, लेकिन बटन जब प्रेस किया तो कैंडिडेट का आपको यहाँ पे नेम वगैरह तो दिख ही जाता है। तो बच्चे आपके पास ना एफपीटीपी में क्लियर चॉइस होती है कि आप किसको चुन रहे हैं, एक क्लियर चॉइस होती है। आपको पता है कि आप इस जगह के बाबूलाल को चुन रहे हैं, और इसलिए अब ये जो है आगे जब इलेक्ट हो जाएंगे तो आपके लिए अकाउंटेबल रहेंगे, आप इनको डायरेक्टली जानते अपना काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको याद रखनी है कि क्लियर चॉइस जो है वोटर्स के लिए ये देता है। तो वोटर्स के लिए बहुत सिंपल है, जो कैंडिडेट है उसको वोट करना, एंड इसके अलावा एक कैंडिडेट के बीच में और जो वोटर है उसके बीच में एक हम कहें कि एक अकाउंटेबिलिटी का जो एक नजरिया है, एक जो अप्रोच है वो रहता है। सो एफपीटीपी हमने यहाँ पर हमें ज्यादा इजी लगा, है ना। सो अकाउंटेबल है एक तरीका। अकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि आप अप्रोच कर सकते हो, आपको पता है कि
इस जगह से ये जो कैंडिडेट है वो हमने इलेक्ट किया है, आप उसको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, बिकॉज वोटर नो हु देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे कैंडिडेट को अगर आपने जो अपना वोट है वह दिया है, तो आप डेफिनेटली आप उसको जानते होंगे, है ना, डेफिनेटली आप उसको जानते होंगे। और हमारे देश में हमें जरूरत है एक स्टेबल गवर्नमेंट की, और स्टेबल गवर्नमेंट के हिसाब से भी पीआर सिस्टम सूट नहीं करता, हमें सूट करता है एफपीटीपी। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, कमेंट करके बताना मुझे। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बहुत इजी है, डिफरेंस के ऊपर है पीआर सिस्टम एंड एफपीटीपी पे। नेक्स्ट, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो, रिजर्वेशन ऑफ रिजर्वेशन का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के? फॉर एग्जाम्पल, कुछ बॉक्स बना लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें ये कुछ हमने रिजर्व कर दिए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो क्या हो गई, रिजर्व हो गई। ये रिजर्व हो गई, ठीक है। अभी केवल इतना ही समझो, अभी केवल इतना ही समझो, जैसे कि ये अगर हम लोकसभा की 543 सीट्स की बात करें, तो लोकसभा की 543 सीट्स में से 84 सीट्स फॉर एससी, 47 फॉर एसटी हमने रिजर्व कर दी। समझिए, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हमने रिजर्व कर दी, तो आखिर हमने ऐसा किया क्यों, हम इसको समझते हैं। सबसे फर्स्ट देखो बच्चों, हमने अडॉप्ट किया है एफपीटीपी सिस्टम को। एफपीटीपी सिस्टम क्या है कि जिसे हाईएस्ट वोट मिले वो जीत गया, जिसे हाईएस्ट वोट मिले वो विनर हो गया। यही अब तक हमने पढ़ा ना एफपीटीपी में, द कैंडिडेट हु सिक्योर द हाईएस्ट वोट इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डिक्लेयर इलेक्टेड। बट बच्चे, इस एफपीटीपी का जो डिसएडवांटेज है वो है डिसएडवांटेज, और ये जो इसका डिसएडवांटेज है ये स्मॉलर सोशल ग्रुप के लिए है। स्मॉलर सोशल ग्रुप, अगर कोई मेजोरिटी में ज्यादा है, आप खुद सोचिए कि वो जीत गया, है ना। तो जो यहाँ पर जो छोटे सोशल ग्रुप्स है उनका क्या, और स्पेशली इंडिया की जो हिस्ट्री है बच्चे वह कास्ट बेस्ड रही, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रहा। जो ऊंची जातियां थी उनका बोलबाला था, अपॉर्चुनिटीज उनके पास ज्यादा थी। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हर जगह पर जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप है एंड कास्ट है कैन विन एवरीवेयर। डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स, जोड़ते जाइएगा सारी चीजों को, डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स किसी भी जगह पर जो डोमिनेंट है एंड जो कास्ट है, ठीक है, विन एवरीवेयर। ये अगर हर जगह जीत गए इस सिस्टम में, आप खुद सोचिए कि अगर ये जो है वो हर जगह जीत सकते हैं, तब ऐसे में इन ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप का क्या होगा। तो ये जो ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप है ये अंडर रिप्रेजेंट रहेंगे, अंडर रिप्रेजेंट ऑप्रेस्ड ग्रुप। अंडर रिप्रेजेंट रहेंगे मतलब इनके पास कोई वॉइस नहीं होगी, कोई रिप्रेजेंट, नो वॉइस एंड रिप्रेजेंटेशन, यही तो होगा। कोई वॉइस नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है,
अगर हम इन ऑप्रेस्ड सोशल ग्रुप की बात करें, इनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, देन वी नीड टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन. Then we need to provide, we, समझ में आ रहा है? अब अगर ये देखो, हमने यहां शुरू से देखो एफपीटीपी में क्या था, हाईएस्ट वोट जिसको मिले वो जीत गया. और ऐसे में हमारा कास्ट बेस्ड अगर इतिहास रहा, आप ये सोचिए कि जो अगड़ी जातियां है, जो डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स है ना, हमेशा, या फिर जो अगड़ी जातियां है वो हमेशा जीतती रहेंगी. और ऐसे में जो ऑप्रेस्ड ये वाले ग्रुप्स है, इन्हें डेफिनेटली हाफ होगा, है ना, ये अंडर रिप्रेजेंट रह जाएंगे. अगर ये अंडर रिप्रेजेंट रह गए बच्चों, देन हमें ऐसे में जरूरत होती है सोशल जस्टिस के लिए. वी नीड टू प्रोवाइड अ वे टू इंश्योर फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन. फेयर एंड जस्ट रिप्रेजेंटेशन. समझ में आई ये बात? हमें जरूरी है इस बात के लिए कि हम कोई एक वे ऐसा इनको दे सके ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है वह हो सके. फॉर एग्जाम्पल, और इसीलिए हमने क्या किया, रिजर्वेशन कर दिया. अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम. सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम में क्या किया था कि अगर कैंडिडेट मुस्लिम है तो वोटर मुस्लिम ही होंगे, हिंदू नहीं हो सकते. वो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम था, बट वो बहुत गलत सिस्टम था. अब देखो इस रिजर्व अगर हम सिस्टम की बात करें तो एक लाइन लिख लो, ऑल वोटर इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर, ऑल वोटर इन कॉन्स्टिट्यूएंसी आर एलिजिबल टू वोट, बट द कैंडिडेट्स मस्ट बिलोंग, but the candidate must belong only a particular community or social section for which the seat reserved. मतलब वोटर्स तो उसमें पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के सभी वोटर्स आएंगे, लेकिन वहां पर जो सीट आई है इस बार, जैसे एससी की सीट आई, एसटी की सीट आई, है ना, तो यहाँ पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा वो केवल उस पर्टिकुलर रिजर्व कम्युनिटी का होगा जिसके लिए सीट रिजर्व होगी, लेकिन वोटर्स जो है वह उसमें सब होंगे. क्लियर है? इतना क्लियर है? तो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. तो हमने रिजर्व कॉस्ट, जैसे कि ऊपर हमने एग्जांपल देख लिया कि अगर लोकसभा में 543 सीट्स है तो हमने एससी के लिए उसमें 84 और एसटी के लिए 47 रिजर्व कर दी. अब वो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो इसी बेस पर बेसिकली देखी जाती है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को अगर हम रिजर्व करने की बात करें तो ये रिजर्वेशन जो है वो पॉपुलेशन के बेस पे किया जाता है. अब देखिए जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, ये यूपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, हु डिसाइडेड which constituencies is to be reserved? Election Commission, Delimitation Commission, President of India, A or B both. आंसर है इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन. डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं. और डिलिमिटेशन कमीशन का मेन काम ये होता है कि देखो, एक तो जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है किसका कितना एरिया होगा वो डिसाइड करना, और इसके अलावा अगर ये वाली कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व है ना, तो ये रिजर्व है तो इसकी पॉपुलेशन को देखा होगा और देखा होगा कि भाई पॉपुलेशन में जो परसेंटेज है ये परसेंटेज इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ज्यादा है, और अगर इस पर्टिकुलर एससी कम्युनिटी का ज्यादा है या एसटी कम्युनिटी का ज्यादा है तो यहां से जो सीट है वह एससी या एसटी की आनी चाहिए. ये काम जो है वह डिलिमिटेशन का होता है. समझ गए इस बात को? ये काम किसका है? डिलिमिटेशन कमीशन का है. नेक्स्ट, consider the following statement reserve constituencies. This is even more significant in the Indian social context. We have had a history of caste-based discrimination. Yes, exactly. In such a social system, the FPTP electoral system can mean that the dominant social group and caste can win everywhere, and the oppressed social groups may continue to remain underrepresented. बिल्कुल सही. To provide a way to ensure fair and just representation to the oppressed social groups. तो यहाँ पर क्या है, सारे स्टेटमेंट जो है वह इस पे सही है. ऑल स्टेटमेंट सही है क्योंकि हमारी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हिस्ट्री रही, और ऐसे में जो ऐसे सोशल ग्रुप्स है जो कि ऑप्रेस्ड है, छोटी जातियां हैं,
उनको वो अंडर रिप्रेजेंट ही रहेगी, उनकी वॉइस हम तक नहीं आ सकती, उनकी अपनी ही वॉइस जो है वह नहीं भेज सकते वो। उसके लिए जरूरी है कि हम कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व कर दें, है ना, क्योंकि हर जगह जिनके पास पैसा ज्यादा है, बाहुबल ज्यादा है, डोमिनेंट सोशल ग्रुप है, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, आप उनसे फाइट नहीं कर सकते, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, देखो इसका मतलब है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की अगर बात करें, इसका सीधा सा मतलब है कि जो इलेक्शंस है वह इम्पार्शियल हो एंड ट्रांसपेरेंट हो। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इम्पार्शियल है। अभी आप देखेंगे कि राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा इलेक्शन कमीशन, वोटर लिस्ट, बिहार की वोटर लिस्ट, कहीं ऑल ओवर इलेक्शन कमीशन पर एक क्वेश्चन मार्क लगाया जाना। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस फिर से एक चर्चा का विषय बने हुए, एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, बहुत डिस्प्यूटेड है। सो देखो हम चाहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया है, और ये आप अगर देखेंगे कि जब कहीं मोदी जी जा रहे हैं तो उनके इंट्रोडक्शन में कहा जा रहा है कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री के ये पीएम है, उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कि बेसिकली इलेक्शन सिस्टम पे ट्रस्ट कब बनेगा, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से ही जो ट्रस्ट है वह बन सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि वोटर कौन हो सकता है, वोट सही हो, जैसे अभी फर्जी वोट, ये सारी चीजें बढ़ गई अगर, है ना। तो यहाँ पर हमने अपनाया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले 21 ईयर में हम वोट दिया करते थे, आज हम 18 ईयर में वोट देते हैं, है ना। तो 1989 में आप देखेंगे कि जो एडल्ट का मेन है वो 18 कर दिया गया था। 1989 तक जो 21 ईयर के लोग हैं वह वोट देते थे, बट उसके बाद से इसे रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया कि अब जो 18 ईयर का है वह वोट दे सकता है, ठीक है। तो लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, यूथ का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, इसलिए ऐसा किया गया। आगे आप देखेंगे कि राइट टू वोट टू एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। ऐसा नहीं है कि गरीब है या अनएजुकेटेड है तो उसके पास राइट टू वोट नहीं है, राइट टू वोट उसके पास भी है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन सबके पास है, इररिस्पेक्टिव कि उसका क्या बैकग्राउंड है, वह पुअर है, रिच है, किस कास्ट का है, किस रिलीजन का है। तो इस देश में वोटर सभी हो सकते हैं। वोटर मतलब जो एलिजिबल क्राइटेरिया है दैट मीन्स 18+ ईयर। और अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो जैसे लोकसभा राज्यसभा के लिए अपनी अपनी एज दी है कि लोकसभा के लिए मिनिमम 25, राज्यसभा के लिए 30, है ना, ये आपका एज क्राइटेरिया हो गया। इसके अलावा कुछ और एलिजिबल क्राइटेरिया हो सकता है एमपी बनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनने के लिए। बट इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वही हो सकते हैं कि हर कोई उसमें पार्टिसिपेट कर सके जो एलिजिबल है। तो चाहे वह एज अ वोटर पार्टिसिपेट करे, चाहे वह एज अ कैंडिडेट इलेक्शन में कंटेस्ट करे, दोनों ही बातें। तो राइट टू वोट एंड राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, दोनों ही चीजें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर डिफरेंट मिनिमम एजेस की हमने बात करी लोकसभा राज्यसभा के, और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शंस जो है इनकम को लेकर, बैकग्राउंड को लेकर, एजुकेशन को लेकर, क्लास जेंडर को लेकर नहीं है। किसी भी तरह का कोई बैरियर राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन में नहीं है। और एक ऐसा सिस्टम है इलेक्शन का जो सभी के लिए ओपन है, सभी सिटीजन्स के लिए ओपन है, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन यही कहता है। अब एक बात और कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक आर्टिकल है, जरा समझिए इस आर्टिकल को, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। अब देखो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे वर्ड देखो, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 जो है बच्चे, ये बात करता है एक कमीशन की, जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। एक कमीशन की बात करता है और कहता है द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल और कंडक्ट ऑफ ऑल इलेक्शंस, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये कराएगा। तो सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल एंड प्रिपरेशन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, ये सारे काम जो है वह कौन कर रहा है, आर्टिकल 324 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये कर रहा है, ठीक है। तो एक प्रॉपर, एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन बॉडी है जो प्रॉपर इस काम को कर रही है। तो इस सेशन में इलेक्शन को लेकर
इलेक्शन कमीशन को लेकर और इंडिया का जो इलेक्शन सिस्टम है उसके बारे में कई सारी बातें हम देखी। इसके अलावा जो भी करंट अफेयर में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के इशू है वो सारे करंट इश्यूज आपको कवर करने होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।